हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। तीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। चार मानसून का निवर्तन या लौटता मानसून। तो शुरुआत करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पश्चिमोत्तर भारत में विकसित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध हिंद महासागर की आर्द्रता वाली हवाओं को खींच लेता है और साथ ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को भी खींच लेता है। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ तथा उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं। ऐसा कोरियोलिज्म बल के कारण होता है। चूंकि ये हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती हैं, इसलिए इसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। हिंद महासागर के ऊपर से आने के कारण इन हवाओं में पर्याप्त आर्द्रता होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर टकराता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में सबसे पहले 1 जून को पहुंचता है और वर्षा करता है। इसके पश्चात दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा पूरे पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में 1 जून को वर्षा करता है और 15 जुलाई आते आते पूरा भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा 1 जून को प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक भारत में वर्षा होती रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा केरल में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर 1 जून को सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तट पर वर्षा प्राप्त होती है। जब 1 जून को अरब सागर शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है, तो इस घटना को मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा मुख्य रूप से स्थलाकृतियों जैसे पर्वतों और पहाड़ियों आदि द्वारा निश्चित होती है, क्योंकि जब हवाएं पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो हवाओं के तापमान में कमी आती है और जैसे जैसे हवाओं के तापमान में कमी आती जाती है, हवाएं अपनी नमी को पहाड़ों की ढाल में छोड़ देती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है, तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के सहारे ऊपर उठती चली जाती हैं और ऊपर उठने के क्रम में हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है। इसे एडियाबेटिक तापह्रास कहते हैं। एडियाबेटिक तापह्रास के कारण हवाओं के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवाएं अपनी सारी नमी पहाड़ी के ढाल में छोड़ देती हैं। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराने के पश्चात ऊपर उठती है और एडियाबेटिक तापह्रास के चलते अपनी सारी नमी पश्चिमी तटीय मैदान में छोड़ देती है। यही कारण है कि गुजरात तट से लेकर कन्याकुमारी तट तक अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज्यादा वर्षा मालाबार तट में होती है, क्योंकि अरब सागर शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से केरल में टकराती है और 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक मालाबार तट में वर्षा होती रहती है। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है और महाराष्ट्र में कम वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियां अपेक्षाकृत अधिक ऊंची हैं।
दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के पश्चात नर्मदा तथा तापी की भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है और आगे पूरब की ओर बढ़ते हुए ये हवाएं अमरकंटक पठार तक वर्षा करने में सक्षम होती है। अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरौर मांडव की पहाड़ियों से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। यही कारण है कि गुजरात का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी सौराष्ट्र क्षेत्र की पहाड़ियां हरे भरे जंगलों से ढकी हुई हैं। गिरौर मांडव की पहाड़ियों से टकराने के पश्चात अरब सागर शाखा गुजरात के उत्तर में प्रवाहित होती है और अरावली पर्वत श्रेणी के गुरु शिखर चोटी से टकरा जाती है। यही कारण है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान के माउंट आबू में वर्षा करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पूरे अरावली पर्वत श्रेणी में वर्षा नहीं करती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार अरब सागर शाखा के हवाओं के समानांतर है, अर्थात हवाएं अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर से निकल जाती हैं। यही कारण है कि अरब सागर शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस कारण स्वाभाविक रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकरा जाती है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसके चलते न तो पूर्वी घाट से टकरा पाती है और न ही बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा कर पाती है। जहां अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर सितंबर तक मूसलाधार वर्षा होती है, वहीं इसके पूर्व में कुछ ही किमी दूर स्थित तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इन्हीं महीनों में बिल्कुल सूखा और शांत रहता है। बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले मेघालय के शिलांग पठार से टकराती है। इससे शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियों गारो, खासी और जयंतिया पर वर्षा प्राप्त होती है। इनमें से खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में लगभग 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जबकि मालाबार तट पर अरब सागर शाखा द्वारा लगभग 250 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के शिलांग पठार से टकराने के पश्चात असम की सूरमा घाटी के रास्ते से असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र की घाटी में पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे होने के कारण बंगाल की खाड़ी शाखा की आर्द्र हवाओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है, जिसके चलते ये हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं और एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण तापमान में कमी होती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा करती है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उनके तापमान में गिरावट आती है और जब हवाओं के तापमान में गिरावट आती है तो हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। शिलांग पठार से टकराने के पश्चात बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा हुगली नदी के मुहाने के पास से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और कलकत्ता, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद और कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा उत्तर भारत मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ अर्थात कलकत्ता से दिल्ली की तरफ घटती चली जाती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक जाने में हवाओं में
नमी धीरे धीरे घटती चली जाती है और वर्षा भी घटती चली जाती है। उदाहरण के लिए कलकत्ता में 150 सेमी शून्य, पटना में 100 सेमी शून्य, प्रयागराज इलाहाबाद में 70 सेमी शून्य और दिल्ली में 56 सेमी शून्य वार्षिक वर्षा होती है। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा होती है। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में आर्द्रता में कमी के कारण इन हवाओं से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में पड़ता है। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं द्वारा वर्षा होनी चाहिए थी, किंतु वर्षा नहीं होती है। इसके दो कारण हैं। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इनमें नमी की मात्रा बहुत घट चुकी होती है। राजस्थान का क्षेत्र अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ होने के कारण बहुत गर्म है। इस गर्म भूमि पर जब बंगाल की खाड़ी शाखा पहुंचती है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिससे हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और ये हवाएं राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में न तो अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती है और न ही बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा कर पाती है। अरब सागर शाखा राजस्थान में इसलिए वर्षा नहीं कर पाती है क्योंकि ये हवाएं अरावली पर्वत से टकराने की अपेक्षा अरावली पर्वत के समानांतर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली पर्वत श्रेणी से टकराती तो है, लेकिन नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिने ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। इस नियम के अनुसार जब बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है तो ये शिवालिक श्रेणी की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि इन हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर वर्षा की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ हवाओं के दाहिने ओर मुड़ने की प्रवृत्ति के चलते ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी ढाल पर वर्षा बहुत कम हो पाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड प्रदेश एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां सिंचाई संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां वर्षा प्राप्त ही नहीं होती है। नोट: पूर्वी तटीय मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवातों से होती है। मानसून का निवर्तन या लौटता मानसून। मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के दक्षिण की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। मानसून का निवर्तन 1 सितंबर को सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है, अर्थात मानसून सबसे देर में राजस्थान में पहुंचता है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून सबसे पहले राजस्थान से ही लौटने की क्रिया प्रारंभ करता है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा की अवधि बहुत कम होती है, इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदानों पर वर्षा दो कारणों से होती है।
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक मानसून बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म होते हैं, अर्थात मई के प्रथम सप्ताह तक अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCs पश्चिमोत्तर में स्थापित हो जाता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी अत्यंत गर्म हो जाती है और लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से अक्टूबर के महीने में पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। दूसरी तरफ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर होने के साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगता है। परिणाम स्वरूप लौटता मानसून एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता और नमी ग्रहण करता है और दूसरी तरफ यह उत्तर पूर्वी मानसून से मिलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगता है। यही कारण है कि मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा प्राप्त होने लगती है। अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तटयारोयल सीमा तट पर तथा नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। 2 अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि स्थल खंडों की अपेक्षा समुद्र देर से गर्म होते हैं। बंगाल की खाड़ी की ऊपरी सतह अर्थात गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त करती हैं। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हुए पूर्वी घाट पर्वत से टकराता है। पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में उड़ीसा के उत्कल तट और आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तटयारोयल सीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। टैग्स